हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर इथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कॉर्टशिप बिहेवियर, प्रणय व्यवहार इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर किस तरह से कॉर्टशिप बिहेवियर देखने को मिलता है, किस तरह से वो प्रणय व्यवहार करते हैं इन पीरियड ऑफ इनब्रीडिंग, मतलब अपने प्रजनन के टाइम पर वो किस तरह से प्रणय व्यवहार करते हैं अपने मेटिंग पार्टनर को प्रभावित करने के लिए। उसे क्या कहा जाता है? कॉर्टशिप बिहेवियर कहा जाता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका कॉर्टशिप बिहेवियर करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ एनिमल जो होते हैं अपने पंखों को फैलाकर दिखाते हैं कि मेरे पंख इतने सुंदर हैं, तो तुम मेरे साथ क्या कर लो, मैटिंग कर लो। फीमेल पार्टनर को आकर्षित करते हैं। कुछ जो होते हैं मेल जो होते हैं वो वॉइस निकालते हैं, जैसे कि अपने मेंढक जो होते हैं टर टर की वॉइस निकालकर फीमेल जो मेंढक होती है उसको आकर्षित करते हैं। कुछ जो होते हैं एनिमल्स वो क्या करते हैं, केमिकल का सिक्रेशन करते हैं और उस केमिकल के जरिए क्या होता है उनके अंदर मेटिंग होती है। तो अलग अलग टाइप से जो एनिमल होते हैं अलग अलग तरीके से कॉर्टशिप बिहेवियर दिखते हैं। कॉर्टशिप बिहेवियर का मतलब ही यही है कि ऐसा बिहेवियर जो कि रिप्रोडक्शन के लिए अपने मेट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्टशिप बिहेवियर कहा जाता है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बात करते हैं कोर्टशिप बिहेवियर की। प्रणय व्यवहार की बात करूं तो कोर्टशिप बिहेवियर वह विशिष्ट क्रमबद्ध स्टेरियोटाइप्ड व्यवहार है जो नर मेल और मादा फीमेल के बीच संयोग कॉपुलेशन से पहले होता है। मतलब जब उनके बीच में कॉपुलेशन होता है उससे पहले होने वाला जो व्यवहार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। और ये कैसा होता है? विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, क्रमबद्ध होता है, एक एक क्रम में होता है। और किसके बीच में होता है? मेल और फीमेल के बीच में होता है। कॉपुलेशन से पहले ये देखने को मिलता है। यह रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से पहले हो रहा है इसलिए रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो होता है उसका महत्वपूर्ण भाग है और इथोलॉजी में इसका विशेष स्थान है। एनिमल बिहेवियर के अंदर इसका विशेष स्थान है। इथोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो एनिमल बिहेवियर के अंदर जब हम अपन अध्ययन करते हैं तो ये कॉर्टशिप बिहेवियर जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कि हर एक जो प्राणी होता है अपने मेटिंग पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए कॉर्टशिप बिहेवियर शो करता ही करता है। फिर बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो कॉर्टशिप बिहेवियर ये इंपॉर्टेंट है ना, डेफिनेशन पार्ट ए के अंदर पूछ ली जाएगी, पार्ट ए में पूछ लिया जाता है और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वगैरह इनमें भी पूछ लिया जाएगा कि कॉर्टशिप बिहेवियर किनके माध्यम से होता है, क्या इसकी डेफिनेशन बन रही है। तो ये स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पर फोकस करना। तो कॉर्टशिप बिहेवियर वे सिग्नल, डिस्प्लेस एवं एक्शन जिनके द्वारा एक जीव दूसरे जीव को मेटिंग के लिए आकर्षित, पहचान और स्वीकृति दिलाता है। कॉर्टशिप बिहेवियर वो बिहेवियर है जो किसके द्वारा? सिग्नल के द्वारा, डिस्प्ले के द्वारा, कुछ प्रदर्शित करके, कुछ एक्शंस करके, जिनके द्वारा एक जीव दूसरे जीव को मेटिंग के लिए आकर्षित करता है, उसको पहचानता है और स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब मेल जो होता है सिग्नल्स देता है, डिस्प्लेस देता है, एक्शंस देता है, और जो फीमेल होती है उससे आकर्षित होती है, फिर एक दूसरे को पहचानते हैं कि भाई ये मेरी स्पीसीज का एनिमल है। फिर उसके बाद फीमेल जो होती है उसको स्वीकृति करती है कॉपुलेशन के लिए कि हाँ चलो कॉपुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्राम होता है, उसी पूरे प्रोग्राम वाला जो पूरा क्रमबद्ध विशिष्ट स्पेसिफिक बिहेवियर जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? कोर्टशिप बिहेवियर कहा जाता है। ये पूरा जो सिस्टम होता है, ये जो पूरा प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है? कोर्टशिप बिहेवियर कहलाता है। कोर्टशिप बिहेवियर की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अभी मैंने बोला कि स्पीसीज जो होती है पहचानती, मतलब प्रत्येक स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैसे ये मेंढक है, तो जो मेंढक होता है उसके अंदर अलग तरह का कोर्टशिप बिहेवियर होता है और वो दूसरा जो मेंढक होगा वही इस कोर्टशिप बिहेवियर को पहचान सकेगा। तो स्पीसीज स्पेसिफिक हो गया, मेंढक ही मेंढक के कोर्टशिप बिहेवियर को पहचान सकता है। जैसे मोर के अंदर भी देखने को मिलता है कोर्टशिप बिहेवियर, तो मोर की ही प्रजाति होगी, मोर की ही जो स्पीसीज होगी वो इस कोर्टशिप बिहेवियर को पहचान सकती है। मेंढक नहीं पहचान पाएगा मोर का जो कोर्टशिप बिहेवियर होगा उसको। तो जाति जाति में अलग अलग होता है और वो भी कैसा होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अपनी अपनी स्पीसीज का स्पेशल कोर्टशिप बिहेवियर देखने को मिलता है। स्टेरियोटाइप्ड पैटर्न होता है, मतलब ये कैसा होता है? एक निश्चित क्रम में देखने को मिलता है, एक निश्चित क्रम के अंदर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरियोटाइप्ड पैटर्न कहते हैं।
ये इनट होता है, मतलब जन्मजात होता है, कभी कभी लर्न कंपोनेंट्स भी होते हैं, मतलब ये इनट होता है, जन्मजात होता है। जैसे कि मेंढक है, तो मेंढक को ये नहीं सिखाया जाता है कि जब प्रजनन काल आता है, बारिश का मौसम आता है, तब तुम्हें क्या करना है, टर 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 करना है, ये नहीं सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही इसके अंदर ये गुण जो होता है वो इनहेरिटेड होके आया है, और जो गुण आनुवंशिक रूप से अपनी संतति में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे जो लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जन्मजात कहा जाता है। तो ये जो जन्मजात होता है, मतलब टर टर करने की जो आवाज है मेंढक के अंदर, वो क्या है, जन्मजात है प्रजनन काल के दौरान। इसके अंदर नेचुरल जो पेड़ बन जाते हैं वो भी प्रजनन काल के दौरान बनते हैं, तो वो भी क्या है, जन्मजात है। नेचुरल पेड़ को बनाना या फिर उसको मिटाना ये मेंढक के हाथ में नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है, जन्मजात है, मेंढक इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये जो चीजें होती है जन्मजात होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, कॉर्डशिप बिहेवियर और स्टेरियोटाइप्ड होता है, एक पूरे क्रम में देखने को मिलता है, इसका एक निश्चित क्रम देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, अडेप्टिव वैल्यू रखता है, मतलब फिटनेस को बढ़ाता है, ये अडेप्टिव वैल्यू रखता है, अपनी कॉलोनी की जो होती है, अपने स्पीसीज की फिटनेस को बढ़ाने का काम भी करता है। इन्वायरमेंटल क्लूज जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सीजन से प्रभावित होता है। इन्वायरमेंट के जो भी पर्यावरण के जो भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइट का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, टेम्परेचर, सीजन आदि से जो कॉर्डशिप बिहेवियर होता है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कॉर्डशिप बिहेवियर के प्रकार या टाइप्स की बात करें तो कॉर्डशिप बिहेवियर जो होता है कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअल सिग्नल। विजुअल सिग्नल का मतलब होता है कि आप किसी रंग के द्वारा, किसी पोस्चर के द्वारा, डांस के द्वारा, अपने पंखों के द्वारा प्रदर्शित करें। कोई भी एनिमल जो होता है इन चीजों के द्वारा अगर प्रदर्शित करता है तो वो क्या कहलाता है, विजुअल, मतलब देखता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल मानते हैं कि ये एक ए एनिमल है, ये डांस कर रहा है, ये अपने पंखों को फैलाकर दिखा रहा है, ये पोस्चर्स कर रहा है, मतलब अपना जो एब्डोमेन है उसको रेड कर रहा है, इसका जो रंग है वो रंग परिवर्तित हो रहा है, ये सारी चीजें ये कर रहा है। ये जो बी एनिमल है जो कि इसी जाति का है, ये जो बी एनिमल है इसी जाति का है, वो इन सबको देख कर आकर्षित हो रहा है, इन सबको देखकर आकर्षित हो रहा है। देख के आकर्षित हो रहा है ना, मतलब देखना, विजुअल सिग्नल दे रहा है ये, और उन विजुअल सिग्नल को ये देख कर आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह का कॉर्डशिप बिहेवियर है, विजुअल सिग्नल्स कॉर्डशिप बिहेवियर कहलाएगा। ऐसा एग्जाम्पल हमें बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। कॉर्डशिप बिहेवियर के प्रकार में फर्स्ट आता है विजुअल सिग्नल्स। तो रंग, पोस्चर, डांस, विंग डिस्प्ले द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण पक्षियों का कॉर्डशिप डांस, जो पक्षियां जो होती है उनके अंदर कॉर्डशिप डांस देखने को मिलता है। फिर आता है ऑडिटरी सिग्नल, ऐसा जिसको सुना जा सकता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल की फॉर्म में बता रही थी कि मेंढक टर टर करता है, तो टर टर की आवाज होते है, दूसरी जो मेंढकी होती है वही सुनेगी, मेंढक की जो मेंढकी होगी वही सुनेगी। तो ये कॉल है, ये सॉन्ग है। कुछ जो होते हैं वो सॉन्ग करते हैं, मतलब कुछ गाते रहते हैं, बार बार अपनी आवाज निकालते रहते हैं, जिससे दूसरी जो उसकी फीमेल होती है वो क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी, मतलब सुनने के द्वारा, बोलने और सुनने के द्वारा जो होता है, उस जो प्रदर्शित होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी सिग्नल कहते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, कॉर्डशिप बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ऑडिटरी सिग्नल कॉल एवं सॉन्ग द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण मेंढक की मेटिंग कॉल, मेंढक मेटिंग कॉल में टर्टर की आवाज करता है, जिससे कि मेंढकी जो होती है उससे आकर्षित हो जाती है। फिर आते हैं केमिकल सिग्नल। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि केमिकल सिग्नल्स छिटकते हैं, जैसे कि अपने हनीबी के अंदर पढ़ा था, टर्माइट्स के अंदर देखा था। तो इनके अंदर सेक्सुअल फिरोमेंस होते हैं, वो जो होते हैं, जो मेल होता है, मेल जो होता है और फीमेल जो होती है उनके अंदर कुछ सेक्सुअल फिरोमेंस देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि लगभग सभी कीटों में देखने को मिलता है। केमिकल सिग्नल की बात करो, फिरोमेंस तो सेक्स अट्रैक्टेंट्स द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण कीटों के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं टेक्टाइल सिग्नल्स। टेक्टाइल सिग्नल जो होते हैं, इसका मतलब क्या है, टेक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श से जुड़ा हुआ। स्पर्श से जुड़े हुए जो सिग्नल होते हैं उनके अंदर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को टच करके छू कर सिग्नल देते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनके सिर पर एंटीना पाए जाते हैं और वो दोनों ही अपने अपने एंटीना को एक दूसरे से स्पर्श करवाते हैं, जिससे कि उनमें सिग्नल मिल जाता है मेटिंग का। तो ये जो होता है उससे क्या कहलाता है, टेक्टाइल सिग्नल्स कहते हैं। और ये भी किसके अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। फिरोमेंस के द्वारा और टेक्टाइल सिग्नल्स के द्वारा इंसेक्ट जो होते हैं कॉर्डशिप बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं।
तो टेक्टाइल सिग्नल्स की बात करें तो टचिंग, एंटीनल कॉन्टैक्ट द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उदाहरण इंसेक्ट्स के अंदर। फिर आता है बिहेवियरल डिस्प्ले, जिसके अंदर नेचुरल गिफ्ट, ग्रूमिंग और कैशिंग द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और अब बात करते हैं कि कोर्टशिप बिहेवियर के चरण की, कि कौन कौन सी जो स्टेजेस होती है जिसमें कोर्टशिप बिहेवियर पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जैसे कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल जो होता है एक सिग्नल देता है, एक सिग्नल देता है। अब इस सिग्नल जो होता है वो जो होता है इस फीमेल के पास जाता है। इससे क्या होता है, इस सिग्नल से, इस सिग्नल के देने से फीमेल जो होगी उससे क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, अट्रैक्ट हो गई। तो पहली फेज क्या है, अट्रैक्ट फेज। जैसे ही फीमेल से अट्रैक्ट होगी तो ये फीमेल जो होगी वो पहचान करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी कि ये जो है मेरी ही स्पीसीज का है या नहीं। जैसे ये रिकॉग्नाइज करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा क्या काम, दूसरी फेज क्या आ जाएगी, रिकॉग्नाइज फेज आ जाएगी कि अपनी सेम स्पीसीज का है नहीं ये पहचान। फिर जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, हाँ जैसे इसने पहचान लिया कि अपनी, अब ये फीमेल क्या करेगी, क्वालिटी को चेक करेगी भी कि ये जो है नर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये अच्छा है या नहीं, ये आगे जाके अपनी संतति की सुरक्षा कर सकता है कि नहीं, इतना कैपेबल है या नहीं। तो ये सब की क्या करेगी, ये चेक करेगी। और जब चेक करेगी तो इसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट फेज बोलते हैं। तो तीसरी फेज क्या आ जाएगी, असेसमेंट फेज आ जाएगी। और जब फीमेल ने सब कुछ चेक कर लिया है तो उसके बाद वो क्या करेगी, इस मेल को एक्सेप्ट कर लेगी फॉर कॉपुलेशन के लिए। तो फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगी, एक्सेप्टेशन फेज आ जाएगी। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉपुलेशन हो जाएगा। तो पांचवा जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपुलेशन का हो जाएगा। तो 5 स्टेप्स होते हैं। पहले में अट्रैक्शन होता है, दूसरे में रिकॉग्नाइज होता है, तीसरे में क्या होता है, असेसमेंट होता है। जो फीमेल होती है वो मेल को चेक करती है, उसकी क्वालिटी को चेक करती है। और फोर्थ क्या होता है, चेक करने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ये जो मेल है परफेक्ट है। फिर उसके बाद क्या करती है, उसके साथ कॉपुलेशन कर लेती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कोर्टशिप बिहेवियर का, उसके 5 स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर के चरण स्टेजेस। अट्रैक्शन फेज, नर द्वारा संकेत देना। रिकॉग्नाइजेशन फेज, सेम स्पीसीज की पहचान करना। असेसमेंट फेज, मादा द्वारा नर की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। और एक्सेप्टेंस फेज, मादा की स्वीकृति। और कॉपुलेशन के अंदर सहयोग हो जाता है, दोनों के अंदर नर और मादा जो होते हैं उनके अंदर संयोग हो जाता है। फिर बात करते हैं हार्मोनल नियंत्रण। हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो कैसे देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होती है उनमें 2 तरह के हार्मोन देखने, मेल के पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देखने को मिलता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। जो कि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो जो होता है कोर्टशिप बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। और फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, रिसेप्टिविटी को नियंत्रित करता है कि भाई किसके साथ ही संभोग करना है, किसके साथ ही कॉपुलेशन करना है, किस फीमेल के साथ कॉपुलेशन करना है, उसकी जो रिसेप्टिविटी होती है उसको नियंत्रण करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। और मेल के पास कोर्टशिप बिहेवियर शो करने की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और कुछ फेरोमोन्स भी होते हैं जो कि इस टाइप का व्यवहार जो होता है वो ट्रिगर करते हैं। तो हार्मोनल नियंत्रण की बात करें, हार्मोनल कंट्रोल की, तो टेस्टोस्टेरोन नर में कोर्टशिप बिहेवियर इंटेंसिटी बढ़ाता है और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो होता है मादा की रिसेप्टिविटी नियंत्रण करते हैं। फेरोमोन्स व्यवहार को ट्रिगर कर सकते हैं, ऐसे व्यवहार को ट्रिगर करने में फेरोमोन्स भी हेल्प कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कोर्टशिप जो बिहेवियर है उसका जैविक महत्व क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन क्या है। तो मेट सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए कोर्टशिप बिहेवियर किया जाता है। मतलब ये है ही क्या एक्चुअल में, अपने जीवन साथी को चूज करना ही तो है। तो जो भी एनिमल्स होते हैं अपने मेट का सिलेक्शन करना है, अपने जीवन साथी का सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोर्टशिप बिहेवियर शो करेंगे। स्पीसीज आइसोलेशन बनाए रखता है, मतलब कोई भी स्पीसीज किसी और स्पीसीज के साथ तो मैटिंग ना कर सके, इसको ही क्या कहते हैं, स्पीसीज आइसोलेशन कहते हैं, प्रजाति पृथक्करण कहते हैं। तो प्रजाति पृथक्करण बनाए रखने के लिए क्या होता है, कोर्टशिप बिहेवियर होता है, क्योंकि हर स्पीसीज का अपना एक कोर्टशिप बिहेवियर होता है और वो अलग अलग होता है। हर स्पीसीज का अलग अलग कोर्टशिप बिहेवियर होता है। तो ये ए स्पीसीज का कोर्टशिप बिहेवियर बी स्पीसीज के लिए कोई काम का नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों स्पीसीज के बीच में क्या हो जाएगा, आइसोलेशन स्थापित हो जाएगा।
फिर प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म है एक तरह की कि जाइगोटिक प्री जाइगोटिक मतलब निषेचन से पहले की, कॉपुलेशन से पहले की आइसोलेशन मशीन इसको मैकेनिज्म इसको माना जा सकता है। मतलब निषेचन होगा तभी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो आगे जाकर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है, 2n कोशिका होती है जाइगोट। तो एक n मेल से आता है और एक n जो होता है गुणसूत्र वो किससे आता है, फीमेल से आता है। इन दोनों के मिलन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए तभी जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनने से पहले ही क्या होता है, कोर्टशिप बिहेवियर शो किया जाता है। तो कोर्टशिप बिहेवियर जो होता है वो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन सक्सेस बढ़ाता है, और इसका क्या महत्व है, फर्टिलाइजेशन सक्सेस बढ़ाता है। मतलब किसी अन्य जाति के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर आगे जाकर क्या होगा, संतति का निर्माण नहीं होगा। उस फर्टिलाइजेशन का गोल क्या है कि संतति बनाना, तो संतति का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए कोर्टशिप बिहेवियर से सेम स्पीसीज के साथ ही कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अपने सक्सेस तक बढ़ता है। और सेम स्पीसीज से होने से क्या होता है, प्रोजनी ऑफस्प्रिंग का जो होता है निर्माण हो जाता है, इनके बच्चे आ जाते हैं, जो कि क्या है, फर्टिलाइजेशन सक्सेशन को बढ़ाता है, सक्सेस को बढ़ा देता है। तो फर्टिलाइजेशन सक्सेस को ये बढ़ाता है, जेनेटिक फिटनेस में वृद्धि करता है। अपनी ही प्रजाति की जेनेटिक जो फिटनेस होती है उसमें क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो ये जैविक महत्व होते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि मेट सिलेक्शन करवाता है, स्पीसीज आइसोलेशन को बनाए रखता है, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन आइसोलेशन मैकेनिज्म है एक तरह का, और फर्टिलाइजेशन सक्सेस बढ़ाता है, जेनेटिक फिटनेस में वृद्धि करना इसका जैविक जैविक महत्व है। फिर इसके बाद आता है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेशन की बात करूं तो सेक्सुअल सिलेक्शन का आधार होता है। ये सही है कि बिना सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए ही, मतलब अपने लिंग को किस किस लिंग के साथ, मतलब किस मेल के साथ कॉपुलेशन करना है, उसी को चूज करने की ये जो कोर्टशिप बिहेवियर किया जाता है, उसी को चूज करने के लिए कोर्टशिप बिहेवियर किया जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, सेक्सुअल सिलेक्शन का ये आधार हो गया है। फीमेल जो होती है चूजी होती है और अपने श्रेष्ठ जीन का जो है चयन कर लेती है। फीमेल जो होती है इसमें चूजी होती है और वही चूज करती है मेल को, और एक तरह से ये अडेप्टिव एडिशन में भी योगदान देता है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन का आधार होता है, फीमेल चूज करती है, श्रेष्ठ जीन का चयन करती है और अडेप्टिव एडिशन में योगदान देती है। अब बात करते हैं कोर्टशिप बिहेवियर वेज मैटिंग बिहेवियर का क्या फर्क है। मैटिंग बिहेवियर में किसी के साथ भी किया जा सकता है, पर कोर्टशिप बिहेवियर जो होता है वो जो होता है पहले के अपनी ही संकेत दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, सिग्नल्स दिए जाते हैं, प्रदर्शन होता है, डिस्प्ले होता है, और मेट जो होती है उसको चॉइस चॉइस किया जाता है। पर मेटिंग बिहेवियर में क्या होता है कि उसके अंदर केवल कॉपुलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्टशिप बिहेवियर की और मेटिंग बिहेवियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कॉपुलेशन से पहले होता है, कॉपुलेशन से पहले क्या होता है, कोर्टशिप बिहेवियर किया जाता है, और कॉपुलेशन के दौरान जो होता है वो क्या होता है, मेटिंग बिहेवियर होता है। इसमें सिग्नल व प्रदर्शन, मतलब सिग्नल संकेत व प्रदर्शन दिए जाते हैं कि क्या हो, कॉपुलेशन हो, उसके लिए संकेत व प्रदर्शन दिए जाते हैं। और मेटिंग बिहेवियर में वास्तविक कॉपुलेशन देखने को मिलता है, वास्तविक संयोग देखने को मिलता है। मेट चॉइस किया जाता है कोर्टशिप बिहेवियर में, और मेटिंग बिहेवियर में फर्टिलाइजेशन होता है। कोर्टशिप बिहेवियर के बाद क्या होता, कोर्टशिप बिहेवियर के बाद मेटिंग बिहेवियर शो होता है। पहले कोर्टशिप बिहेवियर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मेटिंग बिहेवियर शो होगा। अगर कोई प्राणी में कोर्टशिप बिहेवियर है, जिन प्राणियों में कोर्टशिप बिहेवियर करने की एबिलिटी नहीं होती उनमें डायरेक्ट क्या होता है, मेटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेटिंग बिहेवियर ही पढ़ेंगे। कोर्टशिप बिहेवियर कंप्लीट होने के बाद हम किसको पढ़ेंगे, मेटिंग बिहेवियर को पढ़ लेंगे। अगर अपन बात करें कि हमारे जो एग्जाम है, जैसे कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, जहां पर क्या लगती है, इथोलॉजी लगती है। और इथोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के मान लो ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को जाते हैं। तो 10 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं कुछ पॉइंट बताऊं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्टशिप बिहेवियर के लिए, तो ये जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके काम आ जाएंगे। पहले ये जो आपको नोट कर लेना है, पहला पॉइंट क्या आता है, कोर्टशिप बिहेवियर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में सहायक होती है। कि जो कोर्टशिप बिहेवियर होती है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में सहायक होती है। यह इंस्टिंक्टिव
प्लस हार्मोनल नियंत्रण में सहायक होती है। मतलब ये इंस्टेंटली मतलब जन्मजात और हार्मोनल नियंत्रण जो होती है उसमें सहायक होती है। इथोलॉजी में प्रमुख अध्ययन का विषय भी है और अक्सर ये कैसा होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप एक्ट होते हैं। तो ये डिस्प्ले है ना, एक्ट्स का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस तरह का डिस्प्ले है जिसको अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया। स्पेसिस स्पेसिफिक होता है, स्टेरियोटाइप होता है, कर्मबद्ध होता है, जन्मजात होता है, हार्मोनल होता है। इथोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर्टशिप बिहेवियर जो होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब प्रजनन के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण है। इसमें अपन लिख सकते हैं मेडिंग चॉइस का भी कि ऑप्शन ये बहुत अच्छा होता है कोर्टशिप बिहेवियर। अब बात करते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक स्टेरियोटाइप एक्ट्स का मतलब क्या होता है। वे जन्मजात विवाह जो किसी विशिष्ट प्रजाति में निश्चित क्रम और समान रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेरियोटाइप एक्ट्स कहा जाता है, स्पीसीज स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो मकड़ी का झाला बनाना, जो मकड़ी होती है अपना जो इस तरह से झाला बनाती है, जैसे मैं मकड़ी का झाला बताऊं तो मकड़ी जो होती है अपना झाला कुछ ऐसे बनाती है। अब ये मकड़ी जो है अपना जो जाला बना रही है इसमें इसको इस तरह का जो जाला बनाने की जो ट्रेनिंग है इसको नहीं दी जाती, ये ऑटोमेटिकली अपना जाला बनाती है। तो मकड़ी जो होती है अपना जाला ऑटोमेटिकली बनाती है। तो ये किस्सा है, ये किसका एग्जाम्पल है, स्पीसीज स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप्ड एक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि मधुमक्खी का नृत्य। हमने भी पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, जिसमें आप देख लेना कि मधुमक्खी के अंदर हमने सोशल बिहेवियर पढ़ा था। उसमें हमने दो तरह के डांस बताए थे, एक तो होता है राउंड डांस और एक होता है वेगल डांस। ना इन मधुमक्खियों को ना तो राउंड डांस के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे करना है और ना ही वेगल नृत्य के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे करना है और कब करना है। ये ऑटोमेटिकली जन्मजात ही उनको ये जन्मजात से सीखी होती है कि इनको राउंड डांस कैसे किया जाता है और वेगल नृत्य कैसे किया जाता है, और समय आने पर ये अपना जो डांस होता है, अपना जो नृत्य होता है उसको शो कर लेती है। पक्षियों का घोंसला बनाना, जो पक्षी होते हैं वो अपना जो घोंसला बनाते हैं, इस घोंसले को बनाने की जो विधि होती है वो इन्हें कोई नहीं सिखाता है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि टेलर चिड़िया ना अपना घोंसला बहुत बारीकी से बनाती है और इतनी बारीकी से बनाती है कि इसका अगर अपन कृत्रिम रूप से ऐसा घोंसला बनाने की कोशिश करें ना तो भी नहीं बन सकता। इस तरह का घोंसला बनाते हैं जो पेड़ पे लटका हुआ रहता है। तो ये जो पक्षियों का जो घोंसला बनाने की जो टेक्निक है वो इनको कोई नहीं सिखाता, ये ऑटोमेटिकली जन्मजात ही सीखे हुए होते हैं। फिर मेंढक का टर्राना, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करें, जो मेंढक जो होता है प्रजनन काल में टर टर करता है, वो इसको नहीं सिखाया जाता है कि प्रजनन काल में तुम्हें टर टर करना है। इसके वोकल्स ऑटोमेटिकली खुलते हैं प्रजनन काल के टाइम पे, और ये क्या कर लेता है, अपनी वॉइस निकाल लेता है और वॉइस के द्वारा सिग्नल दे देता है। तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक स्टेरियोटाइप्ड पैटर्न के हैं या फिर जन्मजात व्यवहार के हैं, जो कि अपने पहले की क्लासों में कवर किया था। प्लेलिस्ट की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर के बीच में डिफरेंस और इनेट बिहेवियर क्या है उनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो। कोर्टशिप बिहेवियर प्रजनन की सफलता का आधार होता है। जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है वो क्या होता है, प्रजनन बिहेवियर की सफलता का आधार होता है। यह न केवल सही साथी के चयन में मदद करता है बल्कि प्रजाति की शुद्धता, जेनेटिक फिटनेस, इवोल्यूशनरी सक्सेस को भी सुनिश्चित करता है। प्रजनन की सफलता के साथ साथ ये क्या करता है, केवल सही साथी का चयन ही नहीं कर रहा है बल्कि ये प्रजाति की शुद्धता को भी बनाए रखता है, उसकी जेनेटिक फिटनेस को बनाए रखता है और इवोल्यूशनरी सक्सेस को भी बनाए रखता है। इवोल्यूशन में कैसे आएगी, जब वो अपनी ही स्पीसीज के सदस्य बनेंगे, बहुत सारे सेम स्पीसीज के सदस्य बनेंगे तभी तो एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा, तभी तो वो इवोल्यूशनरी रूप से वो सक्सेस होगी, एक कम्युनिटी एक स्पीसीज के रूप में जानी जाएगी। और इसकी जेनेटिक फिटनेस कैसे कि इन्हीं के जैसे संतति का फॉर्मेशन होगा, तो सेम संतति होने से इनकी क्या होगी, जेनेटिक फिटनेस देखने को मिलेगी और प्रजाति की शुद्धता में भी मदद हो जाएगी। तो कोर्टशिप बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कोर्टशिप बिहेवियर के एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है मोर। मोर जो होता है क्या किस तरह से कोर्टशिप बिहेवियर दर्शाता है, तो आपने दो तरह के मोर देखे होंगे। मोर जो होते हैं दो तरह के होता है। पहले जो मोर होते हैं उनके पास बड़े बड़े पंख होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं, और बड़े बड़े पंख वाला जो मोर होता है वो कौन सा होता है, मेल होता है। और दूसरा जो मोर होता है जिसको हम मोरनी भी कह सकते हैं, मोर या फिर उसको मोरनी भी कह सकते हैं, जिसके पंख ही नहीं होते या होते हैं तो बहुत ज्यादा
छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो उड़ भी नहीं सकता है। ये भी उड़ते हैं, छोटी फ्लाइटिंग करते हैं, जंपिंग फ्लाइट करते हैं, पर ये तो उतनी भी नहीं कर सकता है। तो ये जो होती है वो फीमेल होती है। ये कौन सी होती है? जो फीमेल होती है, जो पंख विहीन होती है, जिनके पंख बहुत छोटे होते हैं, वो कौन होती है? फीमेल। अब ये जो मेल और फीमेल है, उनके बीच में क्या बिहेवियर आएगा? कौरशिप बिहेवियर। अब मेल के पास तो बड़े बड़े पंख हैं, मेल के जो पंख है उसमें बड़ी बड़ी आंखें भी है, क्यूट क्यूट सी, और बहुत ही अच्छा कलरफुल है। तो ये क्या करता है? अपने रंगीन जो पंख होता है उसको फैलाता है, फैलाकर क्या करता है? डांस करता है, फैलाकर डांस करता है। जब वो डांस करता है तो ये क्या होता है? एक तरह का, किस तरह का है? विजुअल कॉर्डशिप डिस्प्ले है ना। तो मतलब दिखाकर, अपने पंखों को दिखाकर किसको आकर्षित करना है? इसको, मोरनी को आकर्षित करना है। जैसे ये मोरनी इन बड़े बड़े पंखों को देखेगी, बड़े बड़े पंखों को देखेगी फैलाए हुए, और डांस करते हुए मोर को देखेगी, तो उससे क्या हो जाएगी? आकर्षित हो जाएगी, और आकर्षित होने के बाद इनके अंदर क्या हो जाएगा? कॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये जो व्यवहार है वो किसके अंदर आता है? विजुअल कोर्टशिप के अंदर आता है, क्योंकि विजुअल इसमें दिखाकर किया जा रहा है। और कौन करता है? मेल जो होता है वो करता है अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, डांस करता है अपने पंखों को फैलाकर। तो पढ़ लेते हैं। पीकॉक मोर, नर मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर टेल फैन डिस्प्ले नृत्य करता है। विजुअल कोर्टशिप डिस्प्ले का श्रेष्ठ उदाहरण है। जो क्या है? विजुअल कोर्टशिप डिस्प्ले का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर है, देखो ये जो है ना, ये मोरनी है, ये वाली, इसके कोई पंख ही नहीं है, नहीं है ना। इसको डेकल कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। तुम्हारे आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है वो बताना। और ये जो मोर है, जो मेल है ना, ये कौन सा है? ये कौन है? एक सेकेंड। ये जो है ना वो क्या है? मेल है। और ये वाली जो है वो कौन है? फीमेल है। अब ये बड़े बड़े पंख है, जिसमें देखो सुंदर सुंदर आंखों जैसी संरचना बनी हुई है। इन संरचनाओं को देखकर जो मेल फीमेल जो होती है इस मोर की ओर आकर्षित होती है, और फिर इनमें क्या हो जाती है? मेटिंग बिहेवियर शो हो जाता है। तो यही जो है, इसको क्या कहते हैं? कॉर्टशिप बिहेवियर कहता है। ये डांस करता है अपने पंखों को फैला के। मोर को नाचते हुए तो सभी ने देखा होगा, पर ये क्यों नाचता है? उसका कारण क्या है? अपनी मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसा डांस करता है, जिससे इसका मेटिंग पार्टनर जो होती है, फीमेल जो होती है, इससे आकर्षित हो जाए और इनके बीच में कॉपुलेशन हो जाए, ताकि इनकी नई संतति का निर्माण हो, या अपनी स्पीसीज को, अपने स्पीसीज का अस्तित्व बनाए रखे उसके लिए। मादा, जिसको पीहन कहते हैं, नर के स्वस्थ चमकीले पंखों के आधार पर चयन करती है, और फिर उसके साथ क्या करती है? मेटिंग बिहेवियर करती है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हमें याद रखना है, सेक्सुअल सिलेक्शन और फीमेल चॉइस का क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगर अपने से पूछा जाए कि जो मोर और मोरनी, जो मोर और जो मेल मोर और फीमेल मोर जो है, उसके बीच का जो एग्जाम्पल है वो किसका है? तो सेक्सुअल सिलेक्शन और फीमेल चॉइस का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसमें फीमेल जो होती है चूजी होती है। फिर बात करते हैं फ्रॉग, मेंढक की। तो नर मेंढक क्रॉकिंग साउंड मेटिंग कॉल निकालता है। कौन सी है इसकी? टर टर की आवाज है प्रजनन काल के अंदर। यह ऑडिटरी कोर्टशिप बिहेवियर का एग्जाम्पल होता है। मादा उसी स्पीसीज की आवाज को पहचानती है, अपनी ही स्पीसीज की आवाज को पहचान लेती है, और उनके बीच में क्या हो जाती है? मैटिंग हो जाती है। तो ये जो है क्या कहलाता है? कोर्टशिप बिहेवियर कहलाता है। अगर बात की जाए कि फ्रॉग के अंदर जो कोर्टशिप बिहेवियर है वो किसका एग्जाम्पल है, तो स्पीसीज रिकॉग्नाइज का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो मादा उसी स्पीसीज की आवाज है ना, हर स्पीसीज के अंदर आवाज अलग अलग हो सकती है, तो टर टर की आवाज को ही पहचानती है, और फिर उसको कॉपरेशन के लिए एक्सेप्ट करती है। तो ये किस तरह का हो जाएगा? स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज रिकॉग्नाइज का महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। अपनी स्पीसीज को पहचानती है ना उस आवाज से, इसलिए स्पीसीज रिकॉग्नाइज का महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेंढक नर की बात, फ्रॉग की बात करें तो नर मेंढक कोक्रिंग साउंड मेटिंग कॉल निकालता है। यह ऑडिटरी कोर्टशिप बिहेवियर है। मादा उसी स्पीसीज की आवाज को पहचानती है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से स्पीसीज रिकॉग्नाइज का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे कि ये देख रहे हैं मेंढके एक जगह बैठ चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टर 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 की वॉइस निकाल रहे हैं, टर 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 की वॉइस निकाल रहे हैं। अब जो मेंढकी होगी इस पानी से आएगी बाहर, और अपने ही मेटिंग पार्टनर को चूज करेगी। इसमें से जो अच्छा लगेगा उसके साथ कॉपुलेशन करेगी और अपनी प्रजननी को आगे बढ़ाएगी। फिर बात करते हैं हनी बी।
मधुमक्खी के बारे में, तो हनी बी के अंदर हमने देखा था कि हनी बी जो होती है उसके अंदर जो फीमेल जो होती है क्या करती है, फिरोमोन्स का सिक्रेशन करती है और एक फिरोमेन्स प्लम का निर्माण कर लेती है। फिर जो नर होता है वो इस फिरोमेन्स की सहायता से फीमेल जो होता है उसकी ओर आकर्षित होता है और फीमेल की ओर आकर्षित होता है और इनके बीच में क्या आ जाता है, मेटिंग हो जाती है, मेटिंग बिहेवियर शो हो जाता है। तो ये एक तरह का किस तरह का है, केमिकल कोर्टशिप बिहेवियर है, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेरोमोन्स है वो एक तरह की क्या है, केमिकल है जो कि ड्रोन को क्वीन बी तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। तो ये फेरोमोन कंट्रोल्ड कोर्टशिप का एग्जाम्पल हो जाएगा। हनी बी मधुमक्खी क्वीन बी हमें विशेष फिरोमोन छोड़ती, क्वीन के पास ये ताकत होती है फिरोमोन छोड़ने की। तो क्वीन जो होती है विशेष प्रकार के स्पेसिफिक फिरोमोन छोड़ती है जो नर ड्रोन फिरोमोन के आधार पर, जो नर होता है ड्रोन होता है वो फिरोमोन के आधार पर क्वीन तक पहुंचता है। यह केमिकल कोर्टशिप बिहेवियर है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से याद रखना है कि फिरोमोन कंट्रोल कोर्टशिप बिहेवियर का एग्जाम्पल है ये मधुमक्खी। बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मधुमक्खी है और इस मधुमक्खी ने क्या करा है, फिरोमोन का पूरा प्लम बना लिया है, फिरोमोन छिड़कती है, मेल जो है इन फिरोमोन्स की तरफ जाकर उससे क्या कर लेता है, बाद में कोर्टशिप मैटिंग कर लेता है। देखो ये दोनों मधुमक्खियां हैं, एक ये जो है वो फीमेल है और ये वाला जो है क्या है वो मेल है। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, मैटिंग कर लेते हैं। क्योंकि फीमेल ने जो है क्या किया, फिरोमोन सिक्रेशन किया, उसी फिरोमोन्स के पीछे पीछे कौन आया, मेल जो है आया है। तो यहाँ पर मेल जो होता है ना वो फॉलो करता है फीमेल को और चूजी कौन होती है, फीमेल ही होती है इसमें। फिर इसके बाद करते हैं फायर फ्लाइज जुगनू की। आपने जुगनू के अंदर लाइट चमकते हुए तो देखा ही होगा, है ना, ल्यूमिनिकेंस करने की, ल्यूमिनिफिकेंस करने की आदत होती है जुगनू की। जुगनू जो होता है वो नाइट के टाइम पर, नाइट में क्या करता है, अपनी एब्डोमेन जो होता है वहां पर एक लाइट का ल्यूमिनिफिकेशन करता है। तो अब ये ल्यूमिनिफिकेशन जो होता है वो किस लिए होता है, तो एक तरह का क्या है, कोर्टशिप बिहेवियर है। हर स्पीसीज जो होती है उसकी जो लाइट होती है वो अलग अलग होती है। ये सिग्नल होती है कि अपनी जो फीमेल होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल होता है वो क्या करती है, सिग्नल देती है। और इसकी मादा भी होती है वो क्या करती है, सेम सिग्नल देती है। अगर सेम व्हाइट कलर की लाइट आ रही है तो ये दोनों क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे। ब्लू कलर की लाइट आती है तो दो जो ब्लू कलर की लाइट को ल्यूमिनिफिकेंस कर रहे हैं, प्रदर्शित कर पा रहे हैं, तो वो दोनों ही क्या कर लेते हैं, आपस में मैटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्लैश पैटर्न के आधार पर होता है, क्योंकि हर एक स्पीसीज जो होते हैं उसका फ्लैश पैटर्न अलग अलग होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। ये विजुअल और स्पीसीज स्पेसिफिक जो कोर्टशिप होता है उसका बिहेवियर हो जाएगा। विजुअल कोर्टशिप भी बता रहा है इसमें और स्पीसीज स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि हर स्पीसीज का फ्लैश जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो फायर फ्लाइज की बात करें जुगनू की, तो नर और मादा लाइट फ्लैशेस द्वारा सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। मतलब नर पहले सिग्नल देता है एक लाइट इमिट करके और फिर मादा जो होती है दूसरी लाइट इमिट करके सिग्नल देती है। अगर नर और मादा की स्पीसीज सेम है तो क्या होता है, इनके बीच में कॉपुलेशन हो जाता है। अगर स्पीसीज सेम नहीं है तो इनके बीच में कॉपुलेशन भी नहीं होगा। प्रत्येक स्पीसीज का फ्लैश पैटर्न अलग होता है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है कि विजुअल कोर्टशिप है और स्पीसीज स्पेसिफिक कोर्टशिप बिहेवियर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा फायर फ्लाइज जुगनू वाला। फिर आते हैं स्टिकल बैक फिश जो है उसके अंदर अपन कोर्टशिप बिहेवियर की बात करते हैं। तो इसको हम एक बार इसके डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जो स्टिकल बैक फिश जो होती है उसके अंदर ये कौन है, फीमेल है, और ये क्या है, इसका मेल है। इसकी जो फीमेल होती है ये अपने ये बेली जो होती है उसको क्या करती है, फुला देती है, फुलाकर अपीयर करती है, जिससे कि मेल को भी सिग्नल मिलता है कि इसको भी क्या करनी है, मैटिंग करनी है। और जो मेल होता है वो क्या करता है, अपना जो एब्डोमेन भाग है, देखो यहाँ पे रेड रेड कलर दिख रहा है, ये जो रेड कर लेता है एब्डोमेन भाग को, रेड बेली के साथ शो करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। फिर मेल क्या करता है, घोंसले का फॉर्मेशन करता है। घोंसला जो होता है वो कौन बनाता है, मेल बनाता है। फिर ये जो मेल जो होता है घोंसले के अंदर जाता है। ये देखो मेल और फीमेल दोनों ही आ रहे हैं। ये जो मेल है वो घोंसले के अंदर जा रहा है।
मेल जो होता है घोंसले के अंदर जाता है, फिर फीमेल भी ये इसके साथ साथ क्या हो जाती है, घोंसले के अंदर आ जाती है। फिर मेल और फीमेल जो होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है, और फिर फीमेल जो होती है अंडे देकर घोंसले से बाहर चली जाती है। मेल जो होता है वो क्या करता है, पेरेंटल केयर करता है, और अपने जब तक उसके बच्चे मैच्योर नहीं हो जाते, अंडे परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक उसकी देखरेख करता है और अंडों को मैच्योर करता है। फिर उनसे बच्चे जो होते हैं उनकी भी सुरक्षा कौन करता है, मेल करता है। मेल का जो एब्डोमेन पार्ट होता है वो इस घोंसले के बाहर बार बार घूमता रहता है। लाल कलर का भाग होने की वजह से जो प्रीडेटर होता है वो इसके पास में नहीं आता है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल कर लेता है, अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है, एब्डोमेन को और बड़ा कर लेता है, और बहुत ज्यादा लाल अपीयर, रेड रंग से अपीयर करता है अपनी बेली को, जिससे कि प्रीडेटर होते हैं वो इस घोंसले के पास नहीं आता है। जैसे ही फीमेल जो होती है अपने अंडे देके तो निकल जाती है, तो यहाँ पर जो फीमेल होती है वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें फीमेल जो होती है वो केयरिंग होती है, पर स्टिकल बेग फिश जो होती है उसके अंदर जो मेल होता है वो क्या होता है, केयरिंग पार्टनर की तरह बिहेव करता है। चलिए अब नोट्स में देखते हैं। स्टिकल बेग फिश, नर मछली नेस्ट बनाता है और लाल पेट दिखाकर मादा को आकर्षित करता है। मादा नेस्ट देखकर अंडे देती है और फिर चली जाती है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये कोर्टशिप बिहेवियर भी है और पेरेंटल इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा एग्जाम्पल लगता है, क्योंकि इसमें जो मेल जो है वो अच्छी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो अपने बच्चों के देख रेख में ही निकाल देता है, व्यर्थ कर देता है, वेस्ट कर देता है। तो जो मेल जो होता है वो पेरेंटल केयर जो होती है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट का अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है, और इनके बीच में जो एब्डोमेन का कलर दिखाकर जो कॉपुलेशन की प्रक्रिया हो रही है वो एक तरह से कैसे कोर्टशिप बिहेवियर है, तो इन दोनों का ही अच्छा मिक्स्ड एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस कि कहाँ कहाँ काम आता है। तो CSIR नेट जो एग्जाम है उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टिकल बेग फिश वाला और कोर्टशिप बिहेवियर से वहाँ, और RPC फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो पूछा ही जा सकता है, और BC BEd थर्ड ग्रेड इथोलॉजी के अंदर तो इम्पोर्टेंट है ही। ये भी मैंने देखा था। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पाइडर मकड़ी की। तो इसके अंदर जो नर मकड़ी जो होती है वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है या ट्रैपिंग कर वाइब्रेट करता है या फिर ट्रैपिंग करता है, जिससे क्या होता है, वाइब्रेट करता है, टिब्रेट करता है, जिससे कि है ना वाइब्रेशन और जो ट्रैपिंग होती है उससे मादा को क्या मिलता है, सिग्नल देता है, सिग्नल मिल जाता है। और जैसे ये सही सिग्नल मिलता है तो इनके बीच में क्या हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है। अगर ये सिग्नल जो होता है मिला है मादा को, फीमेल को, और ये जो सिग्नल है वो रॉन्ग है, इसने ऐसे ही वाइब्रेशन कर दिया और बाद में कॉपुलेशन नहीं हो रहा है, तो मादा जो होती है इस मेल को मार देती है, मारना पड़ता है मेल को। तो इसका भी देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, ये एक तरह से सर्वाइवलशिप से जुड़ा हुआ है। अगर सही सिग्नल गया तो मेल जो होगा वो जिंदा रह पाएगा, और गलत सिग्नल गया तो मेल जो होगा वो मर जाएगा। तो सर्वाइवल से जुड़ा हुआ कोर्टशिप बिहेवियर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो स्पाइडर मकड़ी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सर्वाइवलशिप से जुड़ा हुआ कोर्टशिप बिहेवियर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो मकड़ी का आएगा। चलिए नोट्स में बढ़ते हैं। नर मकड़ी वाइब्रेशन या ट्रैपिंग से मादा को सिग्नल देता है। गलत सिग्नल देने पर नर मारा भी जा सकता है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से कोर्टशिप बिहेवियर सर्वाइवल से जुड़ा हुआ होता है। तो सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, सही सिग्नल गया तो जिंदा रहेगा, और गलत सिग्नल देने पर नर को मार दिया जाएगा, मादा ही मार देती है इसको। फिर बातें हैं इंसेक्ट्स, तिलचट्टा पतंगा की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, अपने अपने एंटीनिया जो होते हैं उनको टच करते हैं, टच कर कर एक टेक्टाइल कोर्टशिप बिहेवियर जो होता है उसका एग्जांपल देते हैं। एक तरह से अगर एग्जाम के पॉइंट से बात करें तो ये मेट एक्सेप्टेंस का एग्जांपल हो जाएगा, जो कि फिजिकल कांटेक्ट से होता है। तो इंसेक्ट तिलचट्टा पतंगा की बात करें तो नर मादा एंटीना टच करते हैं, टेक्टाइल कोर्टशिप बिहेवियर एग्जांपल है, टेक्टाइल कोर्टशिप बिहेवियर का एग्जांपल है। और एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बात करें तो फिजिकल कांटेक्ट द्वारा मेट एक्सेप्टेंस होता है। फिर आते हैं बर्ड सॉन्ग, पक्षियों का गीत। पक्षियां जो होती है वो गीत गाती है। जो नर पक्षी होता है वो मेलेडियस सॉन्ग गाता है, और फीमेल जो होती है इस सॉन्ग को सुनकर नर की ओर आकर्षित होती है। आकर्षित होने के बाद वो देखती है जो ये मेल है वो क्या है, फिट है या नहीं, इसकी टेरिटरी का पता करती है और वहां तक पहुंचती है। जब फीमेल यहाँ आती है तो फिर अपने जो मेल होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसकी फिटनेस को, उसकी क्वालिटी को चेक करती है। फिर उसके बीच में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, मेटिंग बिहेवियर शो होता है। तो एक दो तरह का है, एक टेरिटरी बिहेवियर भी होता है और एक तरह का एडिटरी कोर्टशिप बिहेवियर भी होता है। अब टेरिटरी का मतलब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि टेरिटरी क्या होती है।
जैसे कि ये एक एग्जाम्पल के सहायता से अपन समझते हैं, जैसे कि ये एक मेल, ये फीमेल है, ठीक है, ये बहुत दूर है, गलत ही कलर ले लिया, जैसे कि ये क्या है, एक फीमेल है, ये फीमेल है और ये सारे मेल है। ये जो सारे ही मेल है वो क्या कर रहे हैं, वॉइस निकाल रहे, साउंड, गीत गा रहे, सारे के सारे क्या कर रहे, गीत गा रहे। इस गीत को सुनकर ये जो फीमेल है वो आकर्षित होगी, आकर्षित हुई और ये कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गए। और ये जो मेल है ना, इन्होंने टेरिटरी बना रखी है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो जगह है वो इस मेल की है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो जगह है वो इस मेल की, इतनी जगह है जो इस मेल की, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो जगह है वो इस मेल की, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जगह है जो इस मेल की। अब ये जो टेरिटरी, इस टेरिटरी के अंदर, जिस भी टेरिटरी के अंदर फीमेल आएगी, उस टेरिटरी के अलावा जो बाकी जो होंगे ना, वो इस सब, इसकी जो जगह है उस जगह पर नहीं आ पाई, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक दीवार, एक लक्ष्मण रेखा बना रखी है। इस लक्ष्मण रेखा को दूसरे जो मेल है वो पार करके फीमेल के पास में नहीं आ सकते, तो इसको क्या कहा जाता है, टेरिटरी कहा जाता है। अब ये जो फीमेल है वो तो चूजी है, तो ये फीमेल जो होगी वो इनकी टेरिटरी को आई पे चूज करेगी मेल को, और उसकी जिसकी में भी मेल के यहाँ पास जाएगी। अगर कोई दूसरा जो मेल है उसके साथ क्या कर लेगी, कॉपुलेशन कर लेगी। अगर कोई दूसरा जो मेल है वो इस टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश करेगा जो कि इसने एक मेल ने बना रखी है, तो इनके बीच में क्या होगी, फाइटिंग होगी, और फाइटिंग होने के बाद क्या होगा, दोनों में से जो जिंदा बचेगा उसके साथ जो फीमेल होगी वो क्या कर लेगी, कॉपुलेशन कर लेगी। तो एक तरह से ये कैसा बिहेवियर हो जाएगा, टेरिटोरियल बिहेवियर भी हो जाएगा और ऑडिटरी कोर्टशिप का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बर्ड सॉन्ग, पक्षियों का गीत जो होता है, नर पक्षी मेलोडियस सॉन्ग गाता है, सॉन्ग से नर की फिटनेस और टेरिटरी का पता चलता है। जहाँ से सॉन्ग की आवाज आती है वहां तक उस जगह का पता चलता है, और सॉन्ग में जितनी अच्छी वॉइस होती है, जितना ज्यादा साउंड होता है, उससे पता चलता है कि वो कितना फिट है, और फिर फीमेल उसको चूज करती है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ऑडिटरी कोर्टशिप का एग्जाम्पल है और टेरिटरी बिहेवियर का एग्जाम्पल है ये। अब इन जो अपने जितने भी एग्जाम्पल दिखे हैं उनको वन लाइन में याद करना, मतलब स्टिकी नोट्स बनाने के लिए या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में हम कैसे याद रखें। तो शॉर्ट नोट्स अगर जो बनाना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, तो उनको बस इतना ही लिखना है, पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पीकॉक है उसमें विजुअल कोर्टशिप डिस्प्ले होता है, पता चल जाएगा कि मोर जो होता है वो पंख फैलाता है, डांस करता है, विजुअल नाम देखते, और फीमेल जो होती है उससे आकर्षित होती है। तो इतना सा लिखना है कि पीकॉक जो होता है उसके अंदर, मोर जो होता है उसके अंदर विजुअल कोर्टशिप डिस्प्ले होता है। फिर फ्रॉग के अंदर ऑडिटरी मेटिंग कॉल होता है। मेटिंग कॉल का नाम आते ही याद हो जाएगा कि मेल जो होता है टर्टल की आवाज करता है, और फीमेल उस टर्टल की आवाज से उसको स्पीसीज रिकॉग्नाइज करती है और उसको पहचानती है। हनी बी की बात करें तो फिरोमेन बेस्ड कोर्टशिप होता है। हनी बी का नाम आते ही फिरोमेन से याद आ जाएंगे, फिरोमेन को सिक्रेशन क्वीन करती है और मेल जो होता है उसके पीछे पीछे जाता है। फिर फायर फ्लाइज की बात करते हैं तो लाइट सिग्नल कोर्टशिप का भी एग्जाम्पल है। और स्टिकल में फिर जो होता है नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर है, इसके अंदर क्या होता है, घोंसले बनाया जाता है, तो इससे हमें याद आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ये वन लाइन पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसमें कौन सा टाइप का बिहेवियर शो होता है, वो हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कोर्टशिप बिहेवियर विभिन्न रूपों, विजुअल, ऑडिटरी, केमिकल और टेक्टाइल सिग्नल में पाया जाता है, जो मेट सिलेक्शन, स्पीसीज आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को सुनिश्चित करता है। इन सारे ही एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है वो विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, सिग्नल केमिकल के द्वारा हो सकता है, टेक्टाइल सिग्नल के द्वारा हो सकता है, मतलब देख के हो सकता है, सुन के हो सकता है, केमिकल्स के फिरोमेंस के द्वारा हो सकता है, और छू के किया जा सकता है। जिससे क्या होता है, मेट का सिलेक्शन किया जा सकता है, स्पीसीज का आइसोलेशन किया जाता है, और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।